आज से कई समय पहले या हजारों साल पहले के वेद, जिसमें पुराना वेद ऋग्वेद, जिसमें दिखता है कि हमारी सभ्यताओं को निखारने वाली भाषा संस्कृत है। चाहे हमारा वैदिक ज्ञान या ऋषि मुनियों के आम बोलचाल की भाषा संस्कृत ही रही है। कहते हैं ना कि एक वस्तु से फिर कई वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। और इसी तरह मॉडर्न इंडिया लैंग्वेजेज जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, ये सभी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। तो भाई आप ये कहना चाहते हो कि इस भाषा की रचना नहीं करी गई? हाँ भाई ऐसा ही, लेकिन ऐसा ही क्यों? अरे यार बहुत सवाल है तेरे दिमाग के अंदर। चल कोई ना, मैं हूं ना। हाँ भाई, कहने का मतलब ये कि संस्कृत ऐसी भाषा नहीं है जिसकी रचना करी गई, बल्कि इस लैंग्वेज की खोज करी गई। देखो भाई, तुम जानते होगे कि वर्ल्ड की सभी भाषाओं का विकास ह्यूमंस एंड एनिमल्स द्वारा शुरुआत में बोले गए साउंड सिग्नल्स के आधार पर हुआ, जिसे अपनी कंट्री और रिलीजन की भाषा बनाया गया। लेकिन संस्कृत में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति और विकास साउंड ऑफ द यूनिवर्स को सुन के व जान के हुआ है। एक चीज देखो यहाँ पे, क्या तुम मानते हो कि अर्थ और यूनिवर्स में स्पीड सर्वत्र है? हाँ भाई, क्यों नहीं मानते हैं? तो देखो फिर, जब यहाँ गति होगी तो ध्वनि निकलेगी, और ध्वनि होगी तो शब्द निकलेगा। तो यहीं से देवों और ऋषियों ने स्पोकन साउंड्स और वर्ड्स को पकड़कर उसे लिपि में बांधा और उसके इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट को समझा। और एक बात और बताऊं तुम्हें कि संस्कृत स्कॉलर्स के अनुसार सोलर सिस्टम के प्रमुख सन के एक साइड से 9 रेज निकलती है, और चारों ओर से अलग अलग, तो कुल मिलाकर हो गए 4 × 9 36 रेज। और इन्हीं 36 रेज की ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने। और देखो, जब इसी तरह सूर्य की 9 रेज पृथ्वी पर आती है तो उनकी पृथ्वी की 8 वसुओं से टक्कर होती है। सूर्य की 9 रेज और अर्थ के 8 वसुओं के आपस में टकराने से जो 72 प्रकार की साउंड उत्पन्न हुई, वे संस्कृत के 72 व्यंजन बन गए। और इसी प्रकार यूनिवर्स में निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। ब्रह्मांड की ध्वनियों के रहस्य के बारे में वेदों से ही जानकारी मिलती है, और इन साउंड्स को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस साइंटिस्ट नासा और इसरो ने भी माना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ ना भाई, वो ये कि संस्कृत भाषा को देववाणी क्यों कहा जाता है? देखो, यहाँ पे बात आती है वैदिक साहित्यों की, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा करी गई जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो जहाँ वेद देवताओं द्वारा लिखे गए वो भी संस्कृत में, तो संस्कृत भाषा की रचना भी उनके द्वारा ही करी गई, जिसे देववाणी कहा गया। उन्होंने ऐसी भाषा को बोलना शुरू किया जो प्रकृति सम्मत हो, और जिसके माध्यम से वह कम्युनिकेशन और डिस्कशन ही नहीं कर सके, बल्कि जिसका कोई साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बेस भी हो। और कहा जाता है कि संस्कृत की रचना करी गई उन देवताओं के द्वारा जो हिमालय के उत्तर में रहते थे। और एक पॉइंट और देखो इसमें कि संस्कृत भाषा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल है, और साथ ही साथ किसी प्रकार के अपशब्दों का न होना और भी विशेषताओं से इस भाषा को देववाणी भी कहा गया। समझ रहे हो? हाँ भाई। तो अब ले चलते हैं तुम्हें हम मत्तूर विलेज में, जहां आप किसी भी घर में चले जाएं तो आपका स्वागत होगा भवतः नाम की मोर कथम अस्ति भवान से, क्योंकि मत्तूर विलेज दुनिया के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहाँ के निवासी अभी भी संस्कृत की क्लासिकल लैंग्वेज में बातचीत करते हैं। जो विलेज बसा है कर्नाटक के हरे भरे शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में 12मासी तुंगा नदी के तट पर। तो समय था 1981 का, जब मत्तूर विलेज में क्लासिकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जहां एक साधु द्वारा कहा गया कि एक जगह जहां लोग संस्कृत बोलते हैं, जहां पूरा घर संस्कृत में बात करता है, और आगे क्या, एक संस्कृत गांव, जहां से वहां के लोगों ने इस बात को गंभीरता से ले लिया और संस्कृत गांव की प्राइमरी लैंग्वेज बन गई। लेकिन अगर आप इस गांव की बाउंड्री से बाहर निकलें तो फिर आपको संस्कृत का माहौल नहीं मिलेगा। कहीं इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, लोकल लैंग्वेज ये सब देखने को मिलेंगी। लेकिन आपने सोचा ऐसा क्यों आज के टाइम पे संस्कृत हमें उतनी सुनाई नहीं दे रही जितनी सुनाई देनी चाहिए थी? और आखिर क्यों भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में 25,000 या उससे कुछ ज्यादा ही लोग संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते हैं? और क्यों धीरे धीरे लोगों की जुबान से संस्कृत विलुप्त हो रही है? जिस संस्कृत भाषा को देव भाषा का दर्जा दिया गया, इसके बावजूद भी वह अपना वजूद क्यों खोती जा रही है? सवाल कई सारे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो
तो देखो, संस्कृत वह भाषा है जिसके बिना भारतीय भाषाओं का इतिहास लिखा नहीं जा सकता था। संस्कृत वैदिक भाषा रही तभी इसे देव भाषा कहा गया। लेकिन वैदिक से लौकिक संस्कृत की यात्रा में इस भाषा ने तमाम भाषाओं को अपनी ओर से निरंतर समृद्ध किया है। विडंबना यह रहती है कि दूसरी भाषाओं को समृद्ध करते करते इसके अस्तित्व से ही हम निरंतर विमुख हो रहे हैं, जो किसी कास्ट स्पेसिफिक, क्लास स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक की भाषा नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष की संस्कृति की साइन लैंग्वेज है। इंडिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनका इतिहास कितना 1500 से 2000 वर्ष पुराना होगा। लेकिन इससे पहले तो प्राकृत, पाली और अर्ध मगधी बोली जाती थी, और इससे पहले भी संस्कृत जब बोली जाती थी तभी तो पाणिनि द्वारा वर्ल्ड का पहला व्याकरण ग्रंथ भी लिखा गया, जिसका नाम अष्टाध्यायी है। और एक बात और देखिए, आप यहाँ पे कुछ ऐसा देखेंगे कि हम भारत के लोग जिस वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कल्चर और साहित्य को अपनाने में लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ के लोग हमारी संस्कृति, सभ्यता और साहित्य पर रिसर्च कर रहे हैं। और एक कड़वा सच ये रहता है कि आज दुनिया में संस्कृत की महत्ता को समझकर स्कूल्स और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में इस लैंग्वेज को जोड़ा व सिखाया व रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन वहीं इंडिया में इसके लिए आप ये देखेंगे कि कोई मजबूत कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिस भाषा के बारे में रिसर्च यह कहती है कि यह भाषा धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है, जिसको बोलने में जीभ की सारी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जहां कुछ ही शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। तो इन्हीं से जुड़े हुए कुछ पॉइंट समझते हैं, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच विजयनगर साम्राज्य करता है साउथर्न इंडिया के कई हिस्सों पर राज, जहां कई भाषाएं जैसे कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल और संस्कृत। और वो समय कुछ ऐसा था कि वहां के एलाइट लोगों के लिए संस्कृत जानना बहुत जरूरी थी, कहें तो समाज के एक उत्कृष्ट भाग के लिए, जहां ये बोलते थे संस्कृत। और आम जनता जैसे तमिल, कन्नड़ा और तेलुगु, जहां से देखने को मिला कि संस्कृत एक समाज का उत्कृष्ट भाग। और जैसा हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा और भाषाओं की अपेक्षा बोलना थोड़ा कठिन है, तो उस टाइम भी थोड़ा यही दृश्य रहा, जिससे लोग आम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। और फिर धीरे धीरे समय 1565 का, जब विजयनगर साम्राज्य ढह गया, तो वो संस्कृत बोलने वाला समाज का उत्कृष्ट भाग भी साथ में गिर गया और संस्कृत भी डाउन होने लगी। लेकिन संस्कृत को एक ही साम्राज्य से जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर तो कुछ ही हिस्सों में रूल करता था, पूरे इंडिया में नहीं। तो ऐसा क्या रहा इसके पीछे का रीजन? तो अब 16वीं सेंचुरी के बाद समय आया अंग्रेजों का, और यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी हम पे जबरदस्ती थोप दी। हाँ, लेकिन यह है कि जो उनका पैटर्न था वो कंटेम्पररी वेस्टर्न कल्चर एंड मॉडर्निटी पर आधारित था। और एक सच तो ये भी है कि वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड एमहर्स्ट तक सभी ने प्राच्यवाद की नीति अपनाई, जिसमें संस्कृत, फारसी, उर्दू को बढ़ावा भी मिला और कई कॉलेजों की स्थापना भी करी गई, जिसमें संस्कृत पांडुलिपियों की छपाई भी हुई। और हम ये भी कह सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा की नीति के जीत के बाद भी हमारे देश भारत में संस्कृत हारी नहीं। और इस टाइम पे भी कई राजा महाराजा रहे, लेकिन दिक्कत यह रही कि उनका जो संस्कृत लिटरेचर था वो सिर्फ दरबार और उनके घरों तक ही सीमित रह गया। और एक पॉइंट ये कि क्या आप मानते हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास कहीं न कहीं एक रीजन है जिसने संस्कृत की पॉसिबिलिटीज को बंद कर दिया? और देखिए, संस्कृत की प्रधानता उस युग में थी जब पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता था, और जब 19वीं और 20वीं सेंचुरी में पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा तो कहीं न कहीं संस्कृत लुप्त होने लग गई। और एक चीज ये भी कि जब एंसेंट टाइम में भर्तृहरि, भास और भारवी ने कई रचना लिखी तो उनकी वर्किंग कॉपीज अधिक से अधिक लोगों के पास नहीं थी। लेकिन आज का टाइम ऐसा कि जहां बिक्री का आंकड़ा आधुनिक काल में साहित्य का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। और शायद यही कारण रहा कि 20वीं सेंचुरी तक संस्कृत भाषा सिर्फ संस्कृत टीचिंग और सीखने तक ही सीमित होकर रह गई। और देखिए, जब इंडिपेंडेंट इंडिया में संस्कृत आयोगों का गठन 1957 और 2015 में किया गया तो यहाँ भी इसमें सीखने तक की ही पहल रखी गई। उतना कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा। लेकिन एक बात देखो कि सीखना निश्चित रूप से महान भाषा को रिवाइव्ड करने का पहला कदम है, क्योंकि जब किसी चीज को सीखा जाएगा तभी तो उसका विस्तार होगा। जहाँ से दिखता यह है कि संस्कृत अभी लुप्त नहीं हुई है और उसे रिवाइव्ड किया जा सकता है।
और ये एक पहल हमारे और आपके माध्यम से आने वाले समय में कि हर जुबान में आम लैंग्वेज के अलावा संस्कृत लैंग्वेज भी हो, जिसे देववाणी कहा गया, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक